बड़ी खबर के साथ लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं बहराइच मार्ग पर, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। 6 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। सदर कोतवाली क्षेत्र के पनगी खुर्द गांव के पास दरअसल यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पूरी भीड़ को देखिए रौंद दिया और इसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है। 6 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पनगी खुर्द गांव के पास यह हादसा हुआ है और आशंका अभी ये जताई जा रही, जो खबर हमारे पास है कि ड्राइवर को भी चोट आई है, वो भी घायल है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जांच का विषय है। यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया जाए। पूरे प्रशासन पुलिस की टीम लगी हुई है। जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। मौके पे शुरुआत में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी ट्रैफिक को सामान्य बना दिया गया है। हमारे संवाददाता नवीन के पास ज्यादा जानकारी है, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन, अभी थोड़ी देर पहले आप जानकारी दे रहे थे कि जो ट्रक का ड्राइवर है उसे भी चोट आई है, क्या और अपडेट अभी तक आपके पास आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जिला अस्पताल में जो है घायल वहाँ पर भारी संख्या में जो है लगभग 15 के करीब घायल पहुंच चुके थे यहाँ पर और अफरा तफरी का माहौल है। और जो अभी मृतक की संख्या 5 हुई थी, ये 5 हुई थी, जो अभी पुष्टि की जा रही है कि और किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस वक्त मौजूद है, अधिकारी लोग मौजूद है, सीएमओ वगैरह डीएम मौके पर यहाँ अस्पताल में मौजूद है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायलों की क्या स्थिति है फिलहाल नवीन? कुछ घायल नाजुक हैं और कुछ घायलों की इलाज किया जा रहा है, जिसमें कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर तो हालत नाजुक बनी हुई है। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी स्वस्थ होंगे। बहुत धन्यवाद आपका नवीन, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 5 लोगों की मौत की पुष्टि नवीन कर रहे हैं और जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। बढ़ते हैं आगे, जहां लखनऊ में आज सीएम आवास पर कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई, जिसमें इन्वेस्टर समिट के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही योगी कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में मिशन 2024 को लेकर सभी मंत्रियों को 75 जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया। अब तमाम मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। सीएम योगी ने 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं। मंडलों के बजाय अब मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। कैबिनेट मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार मिला है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2-2 जिलों का प्रभार मिला है और जो राज्य मंत्री हैं उन्हें 1 जिले का प्रभारी बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही अयोध्या और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं और सुरेश खन्ना गोरखपुर और लखनऊ के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया। प्रयागराज और बांदा के प्रभारी मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। झांसी और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री उन्हें बनाया गया। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा कार्यभार किसे सौंपा है, ये तैयारी है। और इसी के मद्देनजर जो बैठक हुई, जिसमें इन्वेस्टर समिट पर भी चर्चा हुई, मिशन 2024 को लेकर भी इसमें चर्चा हुई। खास ये रहा कि अब मंडलों की जगह जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया और सभी 75 जिलों में एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की गई है। और देखिए, कैबिनेट की जो ये बैठक हुई उसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। मिलेट्स खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके अलावा कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को मंजूरी मिली है। निजी औद्योगिक पार्क का विकास प्रस्ताव मंजूर हुआ है। यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी मिली है। आबकारी नीति 2023-24 के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूर किया गया है। यूपी मत्स्य पालन कल्याण कोष को मंजूरी मिल गई है। मथुरा में एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मंजूर हो गया है। गौतम बुद्ध नगर में जेवीएम ग्लोबल विश्वविद्यालय मंजूर हुआ है। लखनऊ में देखिए, सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की मंजूरी मिली है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर की क्षमता अब 2 गुनी होगी, इस बात को भी, इस प्रपोजल को भी मान लिया गया है। अमरोहा संभल में पुलिस लाइन आवासीय परिसर बनेगा। मुरादाबाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता 2 गुना होगी। ये आपको वो प्रपोजल बता रहे हैं जिन्हें मंजूरी मिली है कैबिनेट की इस बैठक में। विधानमंडल सदस्य पेंशन संशोधन विधेयक भी मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट के बाद आज मुख्यमंत्री ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में भी एक बैठक की और आप देख सकते हैं इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री आवास से निकलते हुए। आज पूरा दिन मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का सिलसिला सा चलता रहा। इन बैठकों की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हुई, जब मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ में एक बजट को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में जो वर्तमान वर्ष का बजट है उस पर चर्चा हुई, जो कि कितना बजट खर्च हुआ है, कितना बाकी है, उसे लेकर निर्देश दिए गए। इसके बाद में जो आगामी वर्ष है उसके वित्तीय वर्ष के बजट है उसको लेकर मंथन किया गया। इसके बाद शाम को
कैबिनेट की बैठक हुई करीब 4:30 बजे से और उस बैठक में 3 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव थे वो लाए गए। तमाम प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई विभिन्न विभागों के, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, मत्स्य विभाग, कारागार विभाग, तमाम अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव थे इस बैठक में लाए गए, जिन पर आज मोहर लगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में एक लंबी बैठक की और इस मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी जो चुनाव है उनको लेकर भी चर्चा हुई। जो जिलों का प्रभार मंत्रियों को दिया जाना है उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई, किस तरह से जनहित के लिए काम करने हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर लंबा मंथन हुआ और उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्रियों का डिनर भी किया गया। और इन सब के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास से सभी जो मंत्री हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। ये कहा है कि भाजपा के लोग हमें शूद्र समझते हैं, जब समय बदलेगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि ऐसी व्यवस्था उनके लिए भी हो सकती है, किसी के साथ कोई भी व्यवहार हो सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब मैं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है, अपने गुंडे वहां पर भेज देते हैं। आरोप यह भी लगाया कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला नहीं कर पा रही और इसीलिए ऐसा कर रही है। भाजपा सरकार पर जानबूझकर एनएसजी हटाने का भी आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखें बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, रामचरितमानस से दोहे को हटाया ही जाना चाहिए। रामचरितमानस में जो कहा गया है वो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के खिलाफ है, उनका अपमान है। सपा के जो लोग माफी मांगने को कह रहे हैं वो जाति विशेष के लोग हैं। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारे लगाए जाने के मामले पर पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक जमीर उल्लाह ने एएमयू प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा कि लड़के ने गलती की लेकिन उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि एएमयू प्रशासन ने उस बच्चे का सरकार के दबाव में भविष्य ही खराब कर दिया। मुकदमा दर्ज करवाने वाले श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष योगेश वाशरने ने कहा है कि अगर ये लोग नहीं माने तो अब राष्ट्रवादी युवाओं को एएमयू में कूच करने की बारी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर एएमयू में एनसीसी की ड्रेस में एक छात्र ने देश विरोधी और धार्मिक नारे जो है लगाए थे, धर्म विरोधी नारे लगाए थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में जुबानी जंग शुरू हो गई। ऐसे मौके पर नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन अगर किसी लड़के ने जिस इतनी समझ नहीं है और किसी लड़के ने अगर लगा भी दिए तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पाप नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। वजह यह है कि विरोध करने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। सिर्फ ये तो है, ईश्वर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है। कोई गाली तो नहीं, किसी के खिलाफ बात तो नहीं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 26 जनवरी के दिन जो पूरे देश में भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे, जय हिंद के जयकारे लगा रहे थे, पूरा देश जश्न के माहौल बनाता है। ऐसे ही एएमयू के अंदर जब ध्वजारोहण होने के बाद में एएमयू के युवाओं ने जो एनसीसी की ड्रेस में दिख रहे हैं वो लगभग 100 से अधिक युवाओं ने उल्टे सीधे नारे, अपमानजनक नारे लगाए गए, जिसमें अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पता ना भारत माता के विरोध में जितने भी नारे लगाते हैं, इनने लगभग गलत नारे का प्रयोग किया, जिसमें हमारी भावनाओं को खेद पहुंचा है। इसी को लेकर हमने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ और आगरा में जो हादसा हुआ उसके बाद औरैया जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। औरैया में क्षतिग्रस्त मकानों को 3 दिनों के अंदर खाली करवाने का नोटिस दिया। नगर पालिका 3 दिनों के अंदर इन मकानों पर कार्रवाई करेगी।
कुछ दिन पहले मदार दरवाजे के पास दर्जनों मकानों में रहस्यमयी तरीके से दरारें आ गई थी और इसके बाद नगर निगम की टीम ने मकानों का परीक्षण किया, मकानों को ध्वस्त करने का फैसला लिया। प्रशासन के इस फैसले से क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी भी है। ऐसे में अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन के लिए एक बहुत चुनौती भरा काम रहेगी। तकनीकी जांच अभी उसमें जारी है। ये भी कमेटी द्वारा उसमें कहा गया कि नगर पालिका परिषद सुरक्षात्मक तरीके से कि किसी हादसा से बचने के लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग करे तथा लोगों को नोटिस जारी करके जागरूक कर दे कि अब ये इस तरह के मकानों में रहना औचित्यपूर्ण नहीं है। देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग में 10 मेडिकल अफसरों के तबादले किए गए हैं। 7 जिलों के सीएमओ को बदल दिया गया है। सीनियर को दरकिनार करके जूनियर को जिलों में इंचार्ज बनाया गया। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में जूनियर को इंचार्ज बनाया गया। उधम सिंह नगर और टिहरी में भी कनिष्ठों को सीएमओ इंचार्ज बनाया गया। सीनियर अफसर होने के बाद भी कनिष्ठों को सीएमओ का चार्ज दिया गया है। मनीष भट्ट को हरिद्वार और मनोज शर्मा को उधम सिंह नगर का प्रभारी। देखिए, मनु जैन को टिहरी और संजय जैन को देहरादून की कमान दी गई है। संजय जैन को देहरादून का सीएमओ इंचार्ज बनाया गया और वहीं सीएमओ रैंक के विभाग में 31 अफसर हैं, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं दिए जाने पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि जूनियर्स को मौका दिया गया, जबकि सीनियर्स होने के बाद इस तरीके की परिस्थिति आई। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजीत जी, एक बात बताइए, जिस तरीके का मामला है, ये कहा जा रहा है कि जूनियर्स को मौका दिया गया, इसके पीछे वजह क्या है? क्या काम को देखते हुए या कुछ और इसके अंदर खाने वजह है? देखिए, एक बात को बहुत कायदे से समझना पड़ेगा कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसकी जो पोस्ट होती है तो वो एडिशनल डायरेक्टर की रैंक की होती है। तो उससे कम रैंक वाला अफसर वहां पर तैनात नहीं हो सकता। अगर तैनात हो रहा है तो 2 ही सूरत में तैनात हो रहा है, या तो उस पर सवाल उठने हैं या फिर वहां पर एडी रैंक के कोई अफसर नहीं है। जबकि प्रदेश भर में 31 एडी रैंक के ऑफिसर हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी थे, उनको महत्वपूर्ण जिलों का, देखिए आप इस पर गौर करिए, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जैसे, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में मतलब काम चलाऊ अवस्था वाले सीएमओ दिए गए हैं। केवल जो इंचार्ज होंगे, मतलब सीएमओ इंचार्ज का मतलब है कि काम चलाऊ, यानी वो फुल फ्लैश सीएमओ नहीं है। और जो फुल फ्लैश सीएमओ होने के पात्र अधिकारी हैं, वो तकरीबन 31 ऑफिसर महकमे में अलग अलग पदों पर अलग अलग जगह तैनात हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। विभाग के सूत्र कहते हैं कि कुछ लोग विलिंग नहीं थे, लेकिन सरकार ने ऐसे कोई, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया कि जूनियर को जूनियर की जगह रखा जाए। देहरादून जिले में तो हद ही हो गई। यहाँ पर जो डिप्टी सीएमओ है, जो नए प्रभारी सीएमओ तैनात हुए, उनसे सीनियर है। तो सीनियरिटी जूनियरिटी का जो यहाँ पर बिल्कुल एकदम ऐसी लग रहा है, इस सूची को देख करके, ट्रांसफर सूची को देख करके तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और अजय जी, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा ये मामला है, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो लोगों को भरोसा किस पर रहेगा? बिल्कुल, आपने यही सही बात कही है, क्योंकि स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के प्रदेश में पहले भी सवाल उठते रहे हैं। और जिन जिलों में काम चलाऊ सीएमओ दिए गए हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, मतलब आप सोचिए कि मतलब देहरादून राजधानी जहां पर बहुत लोड है, वहां पर सीएमओ काम चलाऊ बनाया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तो अगर अधिकारी आपके पास सीनियर नहीं है तो आप काम चलाऊ व्यवस्था बना सकते हैं, यानी कनिष्ठ को वरिष्ठ के पद पर बैठाकर एक प्रभार दिया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर सीनियर्स हैं उसके बाद भी आप जूनियर्स को मौका दे रहे हैं बिना किसी ऐसी वजह के, तो कई सवाल खड़े होते हैं। अजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। अमरोहा से एक खबर है, एक तरफा प्यार में एक युवक ने युवती को गोली मार दी और युवक ने युवती को दिन दहाड़े रेलवे क्रॉसिंग पर ये गोली मारी है। अपने भाई के साथ बाइक से गजरौला जा रही थी युवती और आरोपी ने उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर दी। हालांकि युवती की हालत गंभीर है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के NH9 का मामला बताया जा रहा है। एक तरफा प्यार का चक्कर और एक युवक ने युवती को गोली मार दी। अपने भाई के साथ ये युवती रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी, उसी दौरान इस युवक ने युवती पर वार किया, गोली मार दी और इसे गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। युवक की मौत हो गई है और युवती का इलाज चल रहा है और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक बनी हुई है, हायर सेंटर में रेफर किया गया है। देखिए, थाना गजरौला में बानपुर फाटक के पास में एक लगभग 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी और फिर बाद में उस लड़के ने ही खुद को अपने आप को शूट कर लिया। तो लड़की को वर्तमान में अभी मेरठ रेफर कर दिया गया, लड़की वर्तमान में सेफ है। साथ ही साथ जो लड़का है उसकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन लड़के को वहाँ पे मौके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया था। लड़की के परिवार की तरफ से एक तहरीर ली जा रही है और यहाँ पे घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है
जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अब खबर है बुलंदशहर से, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खंड विकास अधिकारी पर घूसखोरी का आरोप है, अभद्रता करने का आरोप है, मनरेगा के कामों में भुगतान के नाम पर कमीशन लेने के भी आरोप लग रहे हैं। कमीशन न देने पर कर्मचारियों से अभद्रता करने का भी आरोप है। ग्राम विकास अधिकारी ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। खंड विकास अधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप है और साथ ही घूसखोरी का आरोप है। वीडियो साहब के मानसिक उत्पीड़न करने का, जो उनकी भाषा, अभद्र भाषा को लेकर, उनके जो है पैसे को मांग को लेकर टॉर्चर जो करते हैं वो कर्मचारियों को, उसको लेकर शिकायत की गई है उनकी। और माननीय जिलाधिकारी, माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी को और जिला विकास अधिकारी महोदय जी को शिकायत की गई है। और फिर जनप्रतिनिधियों को भी लेटर दिया गया है उनके उत्पीड़न और पैसे को लेकर जो टॉर्चर करते हैं कर्मचारी को, उसको लेकर। अब माननीय क्षेत्रीय विधायक जो हैं हमारे यहाँ प्रदीप चौधरी जी, उनके पास आए हैं इसी शिकायत को लेकर। इतना गुस्सा होते चले गए कि उन्होंने जो है अभद्रता इतनी ज़्यादा की और गाली गलौज पे आ गई, जिससे मुझे मानसिक उत्पीड़न हुआ और मैं जो है उनसे क्षमा भी मांगी कि कोई गलती हो गई है तो मैं आगे के लिए ऐसे नहीं करूँगा। उसके बावजूद वो कहते चले गए, गाली गलौज इतनी करी कि मेरा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ने के कगार पर पहुँचा। नोएडा में श्रीकांत त्यागी मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आज त्यागी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। इसी दौरान प्रतिनिधिमंडल ने त्यागी समाज के जिन 10 युवाओं को नोएडा पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है, उसे खत्म करने की मांग की है। त्यागी समाज ने कहा कि लक्ष्मी सिंह ने सभी मुकदमों को समाप्त करने का आश्वासन दिया है। उनको पूरी उम्मीद भी है कि आने वाले करीब 1-2 दिनों में सभी मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में त्यागी समाज ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये बात पहुंचाई है। अब इसके बाद मुकदमे को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, त्यागी समाज की मांग पर नोएडा के पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने त्यागी समाज के प्रतिनिधिमंडल को भी आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। 15 जिलों के विभिन्न अंचलों से त्यागी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था। उन्होंने एक मांग उठाई थी। पिछले वर्ष में जुलाई के माह में यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें उनके अनुसार 10 उनके समाज के 10 नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। और इनका कहना था कि वो उस समय सोसाइटी में केवल अन्न और पानी की व्यवस्था करने के लिए गए थे और इस केस को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। इस केस का विधिपूर्वक हम लोग इसका अप्रिसिएशन करेंगे, इसको गहराई से इसमें देखेंगे क्या तथ्य अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं और किसी निर्दोष को फंसाने के उद्देश्य से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो न्यायपूर्ण होगा वही कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम आज से बदलकर अमृत उद्यान हो गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है। 31 जनवरी से 26 मार्च तक राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खुलेगा। अमृत उद्यान में घूमने वालों के लिए इस साल खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 20 गाइड्स इसमें मौजूद रहेंगे जो लोगों को गार्डन और फूलों के बारे में जानकारी देंगे। अमृत उद्यान में सारे गार्डन्स आएंगे और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए उसी की भावना के अनुरूप किया गया है। सारे गार्डन्स के नाम अब नहीं रहेंगे, अमृत उद्यान, सारे गार्डन्स अमृत उद्यान जाने जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, राष्ट्रपति भवन देखें। तो इसीलिए इसी के तहत एक तो ये एक्सटेंड हम ज़्यादा दिन कर रहे हैं और दूसरा ये भी प्लान है कि बाद में भी इसको खोला जाएगा। तो पहले जो विंटर्स के साथ इसका खोलना होता था, विंटर्स के अलावा भी मानसून या उसमें खोला जा सकता है। राष्ट्रपति भवन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, म्यूज़ियम हमारा बहुत अच्छा है। आप लोग ज़्यादातर लोग म्यूज़ियम नहीं देखे होंगे, आपको देखना चाहिए। म्यूज़ियम बहुत अच्छा है। हमारे और पार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें खोली जाएँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय सिंह जिन्होंने बताया है कि अब मुगल गार्डन का नाम बदल के राष्ट्रपति भवन के अंदर जितने भी गार्डन हैं उन तमाम गार्डन का नाम अगर बात करें तो अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ है और इसीलिए निर्णय राष्ट्रपति भवन की ओर से किया गया है। तो एक जो पुरानी छाप रही है मुगल गार्डन की, अब वो मिटेगी और अमृत उद्यान के नाम से इसे जाना जाएगा। कमिश्नर सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।